I welcome you all to our very own station of Technomaths 24/7. And this is our another video of Indian economics. In this video, we are going to complete our chapter Rural Development. So, we have learned about the agriculture marketing and the formats of rural development and what are the reasons of rural development. And now, in our this video, we will clear the topic डाइवर्जन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में इसकी एक शॉर्ट समरी देखी थी कि डाइवर्जन क्या होता है, एक क्रॉप से मतलब सिंगल क्रॉप से मल्टीपल क्रॉप पे शिफ्ट करना और अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर एंड फिशिकल्चर। ठीक है, आज हम इस टॉपिक को डीप में स्टडी करेंगे, प्लस हम अपने दो टॉपिक्स को और स्टडी करेंगे विच आर sustainable development and organic farming. Okay, so first of all we will see that what are the diversion of agricultural activities. It refers to the shift from crop farming to other areas of production. यानी कि क्रॉप फार्मिंग से शिफ्ट होके अदर एरियाज ऑफ प्रोडक्शन पे जाना, अदर प्रोडक्शन वर्क्स में इन्वॉल्व होना। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बहुत हाई है, यानी कि रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ जो है हमारा वो बहुत हाई है। और हम ये भी जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन हमारे किस में है, हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्क करती है। बट होता क्या है कि सपोज जैसे एक फैमिली है, अगर उस फैमिली में 10 मेंबर्स है और वो सारे फार्मिंग कर रहे हैं, लेकिन उस फील्ड पे जरूरत कितनी है, सिर्फ 7 लोगों की है, 6 लोगों की है, बट वो पूरी की पूरी फैमिली फार्मिंग कर रही है। तो क्या हुआ कि वो वर्क तो कर रहे हैं लेकिन वो आएंगे अनएम्प्लॉयड ही, क्योंकि उनके वर्क का कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं है, उनके वर्क की कोई जरूरत नहीं है। तो इससे क्या हुआ कि इसको प्रिवेंट करने के लिए शिफ्टिंग की गई अदर प्रोडक्शन वर्क पे, जैसे कि अब वो प्रोडक्शन वर्क तो कर रहा है लेकिन फार्मिंग नहीं कर रहा है, प्रोडक्शन वर्क कर रहा है बट फार्मिंग नहीं कर रहा है। अब वो क्या कर रहा है, या तो वो फिशिकल्चर में चला गया, फिशेस को ग्रो कर रहा है, या हॉर्टिकल्चर में चला गया, फ्लावर्स ग्रो कर रहा है, फ्रूट्स ग्रो कर रहा है, या फिर एनिमल हस्बेंड्री में चला गया जिसमें हमारा डेयरी प्रोडक्ट्स भी आ गए, मिल्क फार्मिंग भी आ गई, या कह सकते हैं लाइफ स्टॉक्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एनिमल हस्बेंड्री। सो यानी कि क्या हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट को प्रिवेंट करने के लिए हमारे प्रोडक्शन सेक्टर में ही अदर प्रोडक्टिव वर्क्स स्टार्ट कर दिए गए ताकि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो जाए और जो हमारा वर्क फोर्स है जो वर्क कर रहा है उसकी वर्क को सही प्लेस पे यूटिलाइज हो, अच्छे से यूटिलाइजेशन हो उसका। इसीलिए ये डाइवर्जन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी लाया गया। ठीक है, तो इसमें दो फेजेस थे। एक फेज हमारा क्या हुआ जिसमें कि सिंगल क्रॉप फार्मिंग से साइंटिफिक क्रॉप फार्मिंग पे गए। साइंटिफिक क्रॉप फार्मिंग हमने पढ़ी हुई है। सिंगल क्रॉप फार्मिंग क्या हुआ, जैसे एक ही क्रॉप्स को ग्रो किया तो उससे क्या होगा कि सपोज 6-8 मंथ हमने ग्रो किया, तो उस 8 मंथ्स में क्या हुआ कि जो लैंड की फर्टिलिटी थी वो तो उस क्रॉप ने ले ली, लैंड की फर्टिलिटी क्रॉप ले ली। अब 4 मंथ्स हम कोई फार्मिंग नहीं करते, उसको छोड़ देते कि उसकी फर्टिलिटी वापस आ जाए। उसी प्लेस पे अगर हम कोई ऐसी क्रॉप ग्रो कर दे जिससे हमारे लैंड को भी फर्टिलिटी मिल जाए और हमारा वो कम सॉइल से हमारी वो क्रॉप्स ग्रो हो जाए, तो हमारा वो जो 4 मंथ है वो हम अनएम्प्लॉयड नहीं रहेंगे। फर्स्ट तो हमारा ये हुआ। सेकेंड, फिर हमारे ये तीनों फैक्टर्स आ गए। एनिमल हस्बेंड्री जिसमें हम लाइफ स्टॉक्स को सेव करने लगे, प्लस हमारा जो डेयरी प्रोडक्ट्स रिलेटेड आइटम है या फिर मीट, फ्लैश, ये सारी चीजें हैं, ये हमारा किसमें आया, एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री जो है ये हमारा, इसमें 2 रिवॉल्यूशन आते हैं, एक व्हाइट और एक सिल्वर। क्यों? क्योंकि हमारा जो डेयरी फार्मिंग है उसमें क्या हुआ, व्हाइट रिवॉल्यूशन, लेकिन हमारे जो मीट, फ्लैश, ये सारी चीजें हैं इसमें क्या होता है, हमारा आता है सिल्वर रिवॉल्यूशन। ओके, फिर सेकेंड हमारा आता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर हमारा किससे रिलेटेड है, हॉर्टिकल्चर हमारा रिलेटेड है विद द ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स
यानी कि फ्लावर्स और फ्रूट्स के जो ग्रोथ होते हैं वो हमारा किसमें आता है, हॉर्टिकल्चर। और हॉर्टिकल्चर हमारा कौन सा रिवॉल्यूशन है इसमें, गोल्डन रिवॉल्यूशन। ठीक है, हमारे हॉर्टिकल्चर में क्या आता है, गोल्डन रिवॉल्यूशन। यानी कि एनिमल हस्बेंड्री में क्या आया, व्हाइट एंड सिल्वर। और हॉर्टिकल्चर क्या हो गया हमारा, गोल्डन रिवॉल्यूशन। एंड फिशिकल्चर ब्लू रिवॉल्यूशन। ओके, फिशिकल्चर में क्या है, यानी कि फिशेस को फार्म करना, हम लोग कह सकते हैं कि हम फिशरीज रिलेटेड वर्क जो करें तो वो हमारा क्या आ गया, फिशिकल्चर आ गया। तो ये था हमारा डाइवर्जन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। अब हम आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा डेवलपमेंट है जिसमें हम अपने प्रेजेंट का डेवलपमेंट तो कर लें बट फ्यूचर को हार्म न करें। ओके, यानी कि हमने अपने प्रेजेंट का डेवलपमेंट कर लिया बट फ्यूचर को हार्म नहीं किया। जैसे सपोज कि अगर हमारे पास 1 बॉटल ऑफ वाटर है, अगर हमारे पास 1 बॉटल वाटर है और हमें अगर उसे अभी हमें ड्रिंक करना है, या कह सकते हैं कि हमसे हमारे पेरेंट्स हैं, उन्हें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, हमारे बच्चे को भी चाहिए, तो क्या होगा कि पहले हमने अपने पेरेंट्स को दिया, उन्होंने अपनी प्यास बुझा ली, लेकिन इस तरह कि हमारे लिए भी बचे। फिर हम भी उससे अपनी प्यास उसी तरह बुझाएंगे कि हमारी तो काम हो गया लेकिन हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी बच गया। वैसे ही अपनी रिसोर्सेज को इस तरह यूज करना कि हमारी नीड्स भी सेटिस्फाई हो जाए प्लस फ्यूचर के लिए भी वो रिसोर्सेज बची रहे। ठीक है, यानी कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसे सोच समझ के और सही जगह पे यूटिलाइज करना। जैसे कि अगर हम घर से बाहर जा रहे हैं तो लाइट्स ऑफ कर दिया, बिना मतलब के टैप्स नहीं ऑन किए। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हुई कि हमने अपनी नीड्स भी सेटिस्फाई कर ली और फ्यूचर को हार्म भी नहीं किया। तो ये हमारा होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि हमारा है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारी होती है प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स, HYV सीड्स, हाई एंडिंग मशीन्स एंड मेनी अदर। तो ये हमारा क्या था, ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमने पढ़ा था कि ये सारे पार्ट आए थे, यानी कि पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, हाई एंडिंग सीड्स, इस सबको यूज किया गया था ताकि हमारा जो प्रोडक्शन है वो बूस्ट अप हो। बट ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारी क्या है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमारी विदाउट एनी केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हम फार्मिंग करते हैं, यानी कि यूज ऑफ प्योर मैन्योर्स या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, वो हमारी क्या आती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग आती है। ठीक है, तो अब ऑर्गेनिक फार्मिंग की हम देख सकते हैं कि आज के टाइम पे ऑर्गेनिक फार्मिंग की बहुत ज्यादा डिमांड। क्यों, क्योंकि जब ऑर्गेनिक फार्मिंग हम करते हैं तो क्या होती है कि हमारी जो क्रॉप्स होती है उसमें न्यूट्रिशियस लेवल बहुत ज्यादा होता है, प्रोटीन्स अच्छे होते हैं, न्यूट्रिशन ज्यादा होती है। तो आज क्या है कि लोग प्रिफर कर रहे हैं उस चीज को। क्यों, क्योंकि जो फर्टिलाइजर से बने, केमिकल फर्टिलाइजर से बने क्रॉप्स हैं वो क्या है, अब उसमें वो टेस्ट नहीं रह गया, क्वालिटी नहीं रह गई, विटामिन उसके रिड्यूस हो गए। तो अब क्या है, जैसे जो मिडिल क्लास है या पुअर पीपल है वो तो कह रहे हैं जो मिल रहा है खा लो, हो गया था। लेकिन जो रिच है, जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारी जो है वो नॉर्मल से जस्ट डबल पे चल रही है, यानी कि इसके क्रॉप्स के रेट जो है जस्ट डबल चल रहे हैं। तो जो उसे अफोर्ड कर सकते हैं वो कहते हैं भाई लो, लेकिन मुझे तो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स ही चाहिए, ऑर्गेनिक क्रॉप्स के ही फार्मिंग चाहिए। ठीक है, तो अब इस ऑर्गेनिक फार्मिंग की बेनिफिट क्या है, कुछ तो हमने देख ही लिए, जैसे कि मोर न्यूट्रिशियस, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, लेबर एक्सटेंसिव एंड लेस एक्सपेंसिव। ओके, अब इसको डिटेल में देख लेते हैं। इसके यही नहीं बहुत सारे बेनिफिट्स है ऑर्गेनिक फार्मिंग की। कैसे, क्योंकि जब हम न्यूट्रिशियस फूड लेंगे तो क्या होगा कि हमारी हेल्थ जो है वो भी इंक्रीज करेगी। जब हमारे बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन जाएगा, विटामिन जाएगा, तो हमारी हेल्थ इंप्रूव करेगी, हमारे लिए ये भी बेनिफिट है। प्लस
इन्वायरमेंट फ्रेंडली। जब हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो क्या होता है, हमारी लैंड की जो फर्टिलिटी है वो क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। लैंड की फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है और उससे क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी अकर होते हैं। हमारी क्रॉप्स जो है उतनी अच्छी ग्रो नहीं होती। तो क्या होगा, जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो वो हमारा इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा। क्यों? क्योंकि उसमें हम प्योर मैन्योर्स यूज कर रहे हैं, तो हमारी वो लैंड को कहीं भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। फिर आता है लेबर इंटेंसिव। जैसे कि हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन में देखा था कि टेक्निकल इक्विपमेंट्स का बहुत ज़्यादा यूज, यानी कि ट्रैक्टर्स, मशीनरी, इन सब का यूज, जिससे कि हमारी प्रोडक्शन लेवल बूस्ट अप हुई, हमारा जो टाइम था वो कम हो गया। ठीक, बट यहाँ पे हमें क्या देखना है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारी लेबर इंटेंसिव है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। क्योंकि जब हम मशीन्स का ज़्यादा यूज करेंगे तो हमें लेबर्स की कम जरूरत पड़ेगी मशीन मेड चीज़ें बनाने में। बट जब लेबर इंटेंसिव वर्क करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लेबर्स ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या होगा कि हमारे जब लेबर इंटेंसिव फार्मिंग रहेगी तो हमारी कंट्री की जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट लेवल भी हाई हो जाएगी। फिर आते हैं लेस एक्सपेंसिव। लेस एक्सपेंसिव किसको? फार्मर्स को, हमें नहीं, किसे? फार्मर्स को, क्योंकि उन्हें अब महंगे HYV सीड्स नहीं खरीदने, महंगे पेस्टिसाइड्स नहीं खरीदने, फर्टिलाइजर नहीं खरीदना, हैवी मशीनरी नहीं सेटअप करनी। तो क्या होगा, उनके लिए ये बहुत ही चीपर होगा। तो क्या होगा कि हमारे जो पुअर फार्मर्स है, जो ये सारी HYV सीड्स, सारी पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स नहीं परचेस कर पाते थे, वो भी हमारे ये फार्मिंग कर पाएंगे। और क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है तो उनको रेट क्या मिलेगा? जस्ट डबल, यानी कि उनका कॉस्ट कम हुआ और इसकी डिमांड ज़्यादा होने की वजह से उनको जो रिटर्न है वो बहुत ही अच्छा मिला। तो इससे क्या होगी, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स इसके हैं कि हमारी जो वेस्ट है उसका प्रॉपर यूज होता है, प्रॉपर यूज ऑफ वेस्ट आइटम भी है। ठीक, प्लस हमारे लिए हेल्थियर है, न्यूट्रिशियस है, और हमारा जो इन्वायरमेंट इको फ्रेंडली भी है, ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है। प्लस जो लैंड है, सॉइल डिग्रेडेशन इससे नहीं होता, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर से बहुत ज़्यादा सॉइल डिग्रेडेशन होता है, इससे वो नहीं होता। यानी कि ये हर तरीके से हमारे लिए जो है बहुत ही बेनिफिशियरी है। ओके, सो ये था हमारा टॉपिक ऑफ डाइवर्शन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्म। So with this whole topic, this video ends here, and we will meet in our next video. Till then, keep watching and thank you.